देखिए कल आप लोगों को अपवर्तनांक के बारे में बताया गया था ना। अपवर्तनांक अपवर्तनांक के बारे में बताया गया था। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बता दिया गया था। कोई बताया अपवर्तनांक की परिभाषा, कोई बता सकता है? प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें, देखिए सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तन कोण की साइंजा अपवर्तन कोण में निश्चित अनुसार होता है। इस अनुपात को ही प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। चलो देखिए फिर से बता दें हम आप लोगों को, फिर से देखिए परिभाषा। ये अपवर्तनांक आप लोग को बोर्ड में पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड एक सवाल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। तो पहले देखें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, अर्थात ये कौन सा माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम और विरल माध्यम बताया गया है आप लोगों को ना। सघन माध्यम और विरल माध्यम बता दिया गया। सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें यहाँ आती हैं, आने के पश्चात क्या होती है, या तो ये दाएं मुड़ जाएंगी या तो बाएं मुड़ जाएंगी। ये अर्थात मान लीजिए इधर मुड़ रही है, इधर, तो ये क्योंकि यहाँ माध्यम हमने विरल लिख रखा है तो ये अविलंब की तरफ मुड़ेंगे। किसकी तरफ मुड़ेंगे, अविलंब की तरफ मुड़ेंगे। और जब ये माध्यम ऊपर होता है सघन वाला और नीचे क्या होता है, अविलंब से दूर हटती है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक अविलंब ऐसे डाल देते हैं, एक अविलंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब ये क्या हो गया, आई हो गया, इससे क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, आई पढ़ा जाता है, इसे आर पढ़ा जाता है। इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, ये इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, ना कि परावर्तन कोण। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मींस अपवर्तन, ठीक। अब इसमें जो बताया गया अपवर्तनांक जो निकाला जाता है, अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके जो अपवर्तन कोण माने आपतन कोण होते हैं, और आपतन कोण का साइंजा मतलब क्या होता है, साइन का कल बताया गया था। साइन का अर्थ क्या होता है, हिंदी में ज्या इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्या। साइन का वर्क क्या है, कार्य क्या है, साइन का कार्य, कास का कार्य, टैन। हाँ देखिए, तब साइन का अर्थ क्या होता है, साइन का हिंदी में अर्थ होता है ज्या, ठीक। ज्या मीन्स क्या होता है, कोण, माने कोण, एंगल को हम ये भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थीटा और ये के मान को क्या करता है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर देता है। किसके रूप में व्यक्त करता है, संख्या के रूप में व्यक्त करता है। जैसे आपने थीटा इक्वल टू कितना लिखा, 30, थीटा इक्वल टू कितना लिखा, 30 लिखा। अब इस 30 के मान को साइन या कास या टैन या कोसेक या सेक या काट, ये सारे मान क्या करते हैं, संख्यात्मक रूप में ले आते हैं। संख्यात्मक रूप का मतलब क्या हुआ, चाहे आपका 1 आ जाए, चाहे 1/2 आ जाए, चाहे √3/2 आ जाए, ठीक, इत्यादि मानों में, या 2 आ जाए, 2 भी आ सकता है, ठीक। अर्थात ये क्या हो गया, संख्यात्मक मान हुआ कि नहीं। तो साइन और कास और टैन ये सब सारे मान जानते हैं ना। तो ये इन्होंने कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अविलंब की ओर झुकती हुई निकल जाती हैं। अर्थात आपतन कोण जो बना, आपतन कोण अपवर्तन कोण की साइन जा के एक निश्चित अनुपात का स्थिरांक होता है। मैंने इसका और इसके साइन जा का एक निश्चित अनुपात का क्या होता है, स्थिरांक होता है, यानी एक नेतांक होता है। ये नेतांक अर्थात इसे अपवर्तनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, यन से व्यक्त करते हैं। यन इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। ये अपवर्तनांक, ठीक, यही अपवर्तनांक, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, बता दिया गया है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है।
लेकिन अब इससे फार्मूला क्या बनेगा आपका? फार्मूला ये बनेगा कि जैसे इसको मान लीजिए माध्यम नंबर 1, इसको माध्यम नंबर 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? माध्यम 1 मान लेंगे, माध्यम 2 मान लेंगे। इतना तो सारा चीज बता दिया गया था, इतना लिखा भी दिया गया, बता भी दिया गया था। अब इसके आगे आ जाए, इसको माध्यम 1 मान लेते, इसको माध्यम 2 मान लेते। क्योंकि हम वहाँ अपवर्तनांक में विरल और सघन तो लिखेंगे नहीं, खाली हम यही जानते हैं ओरल में कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, 2 माध्यम होना चाहिए अपवर्तनांक के लिए, अपवर्तन के लिए 2 माध्यम होना चाहिए, एक विरल हो, ये सघन। विरल मतलब जानिए रहे, विरल को ही निर्वात कहा जाता है, विरल माध्यम को ही निर्वात कहा जाता है। अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुकती हैं, और दूसरा कंडीशन बताया गया कि सघन से जब विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हटती है। तो ये जो आर होता है, आर के मानों में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। जब परिवर्तन होगा तो ऐसे तो मान निकाला नहीं जा सकता। तो इस पे जो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, या स्नेल ने, या अपवर्तनांक जो इसका निकाला गया, अपवर्तनांक में यही कहा गया कि साइन आई और साइन आर के निश्चित अनुपात का एक स्थिरांक होता है। इसी को उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तन को व्यक्त करने, अपवर्तनांक को व्यक्त करने के लिए तो फार्मूला यही हो गया। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था, इसलिए स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कल को भी आता है बोर्ड में, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? स्नेल का नियम किसे कहा जाता है? तो स्नेल का नियम इसी को कहा जाता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू या एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जहाँ एन क्या है? एक अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको हम जब फार्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं तो चूंकि इसको मान लिया जाता है कि माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। अब हम विरल और सघन तो लिखेंगे नहीं, विरल और सघन लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए जो फार्मूला बनाया गया है आप लोगों का, अतः इसका क्या हो सकता है? अतः यन बराबर हो सकता है यन। अब यहाँ 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, या 2 1 लिख सकते हैं, इसको 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं। 2 1 कब लिखेंगे, किस स्थिति में लिखेंगे? 2 1 जब लिखेंगे अर्थात जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो उस माध्यम का अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है? अब यहाँ लिखा जाएगा, ये फार्मूला जो बनेगा आप लोगों का ये बनेगा। अब देखिए विरल से सघन में आई प्रकाश की किरणें ना, तो एक माध्यम यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तुम जिसे अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, जो अपवर्तनांक यन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके मान क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है, फर्स्ट होता है सापेक्ष मान। क्या होता है? सापेक्ष। सापेक्ष मान मतलब इसमें 2 माध्यम तो कंपलसरी ही होना चाहिए, जिसे इसे फर्स्ट है या सेकंड है। जब प्रकाश की किरणें इस तरीके से आएंगी तो ये पढ़ा जाता है n 2 1 2 in 1 1 2 in 1, यानी पहले से दूसरे माध्यम में आ रही है। यानी जब दूसरा माध्यम पहले लिखा जाता है, पहला माध्यम बाद में लिखा जाता है। तो जो इसका फार्मूला बनता है, ये फार्मूला चूंकि ये क्या है, सब ऑप्टिक्स रे किरण, यहाँ जब फार्मूला बनेगा प्रकाश की किरणें, प्रकाश की पहले माध्यम में प्रकाश की किरणें या पहले, अभी क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? रे कब चलता है? निर्वात में चल रहा है या माध्यम में चले तो किससे चलेगा? चाल से चलेगा। किससे चलेगा? चाल से। तो हमें रे के चालों से मतलब है, रे जो होता है किरण के चाल से मतलब है। चाल से ही हम बता सकते हैं कि कौन प्रकाश की किरण किस माध्यम में तीव्र है और किस माध्यम में कम। उन्हीं चालों का क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, एक अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल करके उस माध्यम का हम अपवर्तनांक बता देते हैं, किस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। तो ये हो जाएगा सापेक्ष मान में 2 in 1 2 in 1 पढ़ा जाए, माने ये दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे के सापेक्ष इसको जो पढ़ा जाएगा तो 1 2 ऐसे फार्मूला बदल जाता है। फार्मूला क्या बदला जाएगा? प्रकाश की किरणें पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पढ़ा जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बटी दूसरे माध्यम
ठीक, ध्यान दे, जब यहाँ 2 1 रहेगा यानी n टू n, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और जब 1 n 2 रहेगा तो यहाँ रहेगा दूसरे माध्यम, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश। पहले माध्यम। पहले माध्यम में प्रकाश, ये दोनों फार्मूला लर्न हो गए। इसको आप लोग राइट भी कह सकते हैं। अपवर्तनांक को मुख्यतः दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक इसका होता है सापेक्ष मान, एक होता है निरपेक्ष मान। तो ये सापेक्ष मान आप लोगों को बता दिया गया है। बी माने क्या होता है? वेग ना। बी माने वेग। तो ये किरणों का क्या होगा? वेग ही होगा। किरणों का क्या होगा? वेग ही होगा। क्या लिखा हुआ आता है? आता है n2 1 = पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, या n2n = b/v1/v2। यानी पहले में चाल 1 से मान लीजिए पहला और 2 से मान लीजिए दूसरा, यानी पहले में प्रकाश की चाल बटे दूसरे में प्रकाश की चाल। और इसके लिए जब होगा 1n2 यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, या 1n2 = b2/v1। अब ये तो सापेक्ष मान आ गए, इसके अपवर्तनांक निकालने के सापेक्ष मान आ गए। जब निरपेक्ष मान आता है, ध्यान दें, जब निरपेक्ष मान आता है तो निरपेक्ष माने क्या होगा? जहां ओनली फॉर एक माध्यम हो, जहां ओनली फॉर एक माध्यम हो, अर्थात यहाँ ना तो कोई पहला माध्यम है ना कोई दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरणें ऐसे आई और ऐसे फिर ऐसे निकल गई। अर्थात ऐसे मान लीजिए एक बना, इसका जब चार्ट बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। ये माध्यम मान लीजिए, ये चूंकि माध्यम ओनली है तो ऐसे आएगा, ऐसे निकलेगा। कुछ इसमें प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि माध्यम इसका ही है, एक ही है, इक्वल। तो जब माध्यम एक रहेगा तो इसमें जो अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, इस अपवर्तनांक को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष मान। तो जैसे मान लीजिए निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जी ज्ञात लीजिए, या ए यानी ये मतलब क्या हुआ? एयर यानी ए का मतलब क्या हुआ? बाय। अब मान लीजिए इसे कह सकते हैं बाय के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक, ये तो होगा निरपेक्ष मान में बाय के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो बाय के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा?
प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल से हम गणना करेंगे, यानी प्रकाश की चाल ये हो जाएगा C/P। बी ए माने प्रकाश का वेग वायु में, प्रकाश का वेग वायु, और सी मतलब क्या हुआ प्रकाश की चाल में। तो निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान एयर के सापेक्ष एयर का निकालेंगे तो एयर का रहेगा, ग्लास का निकालेंगे ग्लास का रहेगा, और जल का निकालेंगे तो जल का रहेगा, मतलब निरपेक्ष मान ही निकलता है। तो निरपेक्ष मान में प्रकाश के वेग से उस माध्यम के वेग से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग दे करके हम निरपेक्ष मान को निकालते हैं। अर्थात इसको ये कह सकते हैं n इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं n1 इक्वल टू C/P। n माने एक माध्यम, ओनली पार्ट, एक माध्यम, और ये प्रकाश की चाल बटे, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, उस माध्यम का क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक टॉपिक पूरा क्लियर होगा, इससे आपका जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आप लोग लगा सकते हैं। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या होती है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे निकालते हैं, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे निकालते हैं, यानी अपवर्तनांक। अब जैसे सपोज दैट इसमें एग्जांपल करवा दें, देखिए उसे तो ढूंढना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अब प्रकाश की किरणें मान लीजिए हमने एक माध्यम दूसरा माध्यम मान लिया था, अब की बार हम क्या मान रहे हैं, एयर, इसको एयर मान रहे हैं, इसको ग्लास मान रहे हैं। ये कैसा माध्यम है, ग्लास है, और ये क्या है, एयर। एयर माने वायु, वायु होगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, विरल होगा, और जब ग्लास होगा तो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें जितना वायु में जाएंगी उतने तेजी से ग्लास में नहीं जाएगी। अब मान लीजिए अगर एक के सापेक्ष ऐसे ज्ञात करना हो n a g, ये y के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो क्या आ जाएगा, प्रकाश की जो चाल होगी, यानी y में प्रकाश की चाल और बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे ग्लास में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी, और वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल देखते जाइए खाली V1 मान लेते हैं, और ग्लास में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, V2, यानी कांच। हो गया, ये आ गया। अब सपोज दैट इसका उल्टा कर दीजिए, अभी एक सूत्र का निर्माण होगा, उसी से आप लोग लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल उसी से पूछा जाएगा। ये GN, तो GNA जब रहेगा तो ग्लास पहले होगा, ऊपर हो जाएगा, ग्लास ऊपर हो जाएगा और वायु नीचे हो जाएगा। तो ग्लास में हमने क्या मान रखा है, चाल V2 मान रखा है, ये क्या हो जाएगा, V2 बटे V1। इतना समझ में आया? यस सर। अब दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल, यानी क्या हो जाएगा, ANG और गुणे GNA इक्वल टू, ये कैसे हुआ, ये सूत्र कैसे सिद्ध हुआ, इसको सिद्ध भी होना चाहिए। ये जो फार्मूला आपका आया, ये फार्मूला आपके बन करके आया कि ANG इंटू GNA इक्वल टू 1। लेकिन अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को रख लीजिए, इसको मान लीजिए प्रूव करना चाहते हैं तो हम LHS से प्रूव करेंगे, इससे यस। ANG का मतलब क्या हुआ, पहले क्या है, ANG और गुणे GNA, तो ANG के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, V1/V2 लिख सकते हैं, V1/V2 लिख सकते हैं, और गुणे क्या लिख सकते हैं, V2/V1, अब V2 कैसे, ये करेगा बराबर, यस सर, ये आ गया।
प्रूफ समझ में? यस सर। आता है ऐसे लिख सकते हैं, कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष वैसे लिख लो नीचे, आता है वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। चलिए पहले लिख ले फिर लिखो। हाँ पहले लिख लो, यहाँ लैंग्वेज लिख लो तब लिखो। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक और गुणे ग्लास के सापेक्ष वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक गुणे ग्लास के सापेक्ष वायु का इक्वल टू 1 इक्वल टू इक्वल टू 1 ना, ऐसे लिख लेना। खाली इसी से खाली मतलब है, ये इसी से खाली मतलब है। अब प्रूफ करना हमें पता चल गया ना, वहां से तो हम प्रूफ कर सकते हैं ना। तो प्रूफ करने वाला लिखा नहीं जाता है, ये तो आप लोगों को समझा दिया गया है, ये लिखा नहीं जाता है। ये कैसे आया 1 इसको बताया जाता है कि कैसे आया 1, अर्थात इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, वेरीफाई है ये सूत्र ना, एकदम परिपक्व है कि हाँ होता है ऐसा। अब एग्जाम्पल मान लीजिए आता है, क्वेश्चन आपका जब आएगा तो क्वेश्चन देखिए, लिख लिया हो ना? जी नहीं लिखी। लिख लेंगे सर, हमारा देख कर रहने दीजिए। जी रहने से मिटा दीजिए। हो गया ना? अब जैसे एग्जाम्पल आपका रहेगा, वायु कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, वायु का कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, अर्थात ये फार्मूला क्या बनेगा, वायु का किसका, कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो पहले ग्लास आएगा ना, अर्थात यन जो होगा, यन यहाँ ग्लास होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यही तो है। ये आपका दिया है 1.5 दिया गया है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वायु का जैसे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अर्थात अब की बार हमें क्या लिखना है, ये मुझे ज्ञात करना, बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आसानी से कर ले जाएगा बहुत। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, 2 से 3 नंबर भी पूछा जा सकता है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है आपका, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि जानते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला ये हमारा है ANG और पूरे होता है कि अब हमें किसका ज्ञात करना है, ANG ज्ञात करना है। ANG को यहाँ रोक लीजिए और इसको इधर भेजोगे तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, एक में भाग होगा कि नहीं होगा, इधर मल्टीपल है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात G ANG इक्वल टू 1/1.5 रख दीजिए, नहीं तो एक बार फार्मूला लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 1/1 इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, इसका कैलकुलेट कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेट लगाओ, भाग लेना 1.15, हाँ 1 में 1.15 से भाग देना, कितना आ जाएगा 1.5
1.5 नहीं आई। कैसे आगे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अरे एक में भाग देना 1.5 से। 0.5 इतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो जी, ये बेस्ट चीज है, बहुत बेस्ट चीज। अब से समझ में आया तो इसका कैलकुलेट दिखाओ। 0.11 नहीं 0.6666 हो जाता है। राइट। कैसे हुआ ये देख लीजिए। इसका हम दशमलव जब खत्म करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा कि नहीं। अब 10 में 15 से भाग करें, 10 में 15 से भाग करें, नहीं जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम 15 भागा 10 कर सकते हैं। 10 ऐसे हुआ, इसका कैलकुलेट तो ये तो है। अब ये नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 बोले जाएंगे, यहाँ 0 उतार देंगे। अब 15 छक्का कितना हुआ, फिर 10 आ गया, फिर एक बार ले गए हैं, फिर 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, अर्थात 2 अंक तक जाने के बाद हम छोड़ देते हैं। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 0.6, ये कई चीजें हैं। अब देखिए चूंकि अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक की जो बात है, अपवर्तनांक एक क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए ये 0.6 से ही लिखा जाएगा या 0.66 से लिखा जाएगा। बार नहीं लिखते, हम मैथ में नहीं लिखते, 0.6 से ही लिखते हैं। इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये अनुपात कैसे प्रूव हुआ कि अनुपात है। अब सपोज दैट मान लें कि ये वायु प्रकाश की चाल ये तो आई थी, यानी v1/v2, ये तो आई थी v1/v2। अब अपवर्तनांक ये यही तो आया था या वो 2n, यही तो हमारा मिला था। अब ये क्या है, अपवर्तनांक है। इसको हम प्रूव करना चाहें कि हम प्रूव करते हैं कि ये इसका मात्रक क्यों नहीं होता है। ये ऊपर क्या है, v1 चाल है, चाल का क्या होता है मीटर पर सेकंड और बटे मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड कट नहीं जाएगा, दोनों कट करके क्या बनेगा, एक आ जाएगा, अर्थात कोई मान नहीं रहेगा, इसलिए इसकी कोई मात्रक नहीं। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। इस टाइप का सवाल तो लगा लोगे आप, एक दूसरा बोलते लगा के दिखाओ। ये पहले लिख लो सर ये लिख ये सवाल लगा लो। बाबू ये कैलकुलेट मत करना, यहाँ ये तो समझा दिया गया बराबर इतना करना, ठीक। यहाँ इतना करके डायरेक्ट लिखना, ठीक, क्योंकि कैलकुलेट उतना किया जाता है काफी। 2 मिनट। चलिए देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये जो टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे तमाम सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलते हैं, दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलता है। तो सर्वप्रथम जान लें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपकी बात रिफ्लेक्शन नहीं। तो इसका जो डिफिनेशन हम लोग देंगे, डिफिनेशन में यही लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें विरल और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती हुई निकल जाती है। ये तो सब लोगों को पता है। लेकिन यदि हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा स्टेप आएगा कि जो अपवर्तित किरण होगी इसी तल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी तल पर ही वापसी हो जाएगी, जो सेकंड स्टेप में दिखाया गया है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बनेगा, और 90 अंश का जो कोण बनेगा तो इस कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, इसे सी से इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, जिसे सी से व्यक्त किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, यदि हम आपतन कोण को इतना बढ़ा दें कि एक क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ठीक, या क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, थोड़ा सा अधिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापसी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक
समझ में बिल्कुल आ जाना। पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहला स्टेप तो वही है, सघन से विरल में गई तो अवलंब से दूर हटती हुई जाती है। दूसरे माध्यम में आई का मान इतना बढ़ाते हैं कि ये क्या होती है, उसी तल पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसके बीच क्या बनता है, एक 90 डिग्री का कोण बनता है, इससे क्रांति कोण कहते हैं। अगर इस क्रांति कोण के मान को थोड़ा सा और अधिक बढ़ा दें, तो पूरा अर्थात ये क्रांति कोण इतने बना ना, इसके मान को थोड़ा सा और अधिक बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी प्रक्रिया में क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरणें उसी दिशा में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन। इस प्रकार की इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन। समझ में आया? अब इसको बंद करके